मूवी की शुरुआत एकदम सस्पेंस में होती है क्योंकि कोई जैसे गहरे दर्द में दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए कैसेट में रिकॉर्डेड अपने मॉम के साथ बिताए कुछ यादें ताजा करती है। पर तभी ऑडियंस को कोई गन लिए दिखाई देता है और मूवी का सीन किसी अननोन समय की तरफ मुड़ जाती है और अब हमें एना के बारे में कुछ पता चलता है। एना स्वभाव में एकदम वार्म, जो हर चीज में कॉशियस और किसी भी नतीजे पर इतने आसानी से जंप नहीं करती। वो अपने मॉम से काफी कनेक्टेड होती है और उनके साथ समय बिताना और उनसे खूब बातें करना उसे पसंद होता है, खास करके उनके साथ बिताए बचपन की यादें ताजा करना। एना केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, जहां वो अपने जिगरी दोस्त नेट के साथ टेलीपोर्टेशन रिसर्च पर काम करती है और अब तक वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को टेलीपोर्ट करने में सफल रही। पर आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स और एना कैसे टेलीपोर्टेशन को अचीव करने की कोशिश में है, इसके लिए हमें साइंस के कुछ फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द की हवा, पानी, खाना, आपका शरीर, ये धरती और अंतरिक्ष में मौजूद हर प्लैनेट्स और बाकी सभी चीजों को मैटर कहा जाता है, जो ट्रिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स के एक साथ जुड़ने पर बनते हैं। वही मॉलिक्यूल्स और भी छोटे पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, 2 और मोर एटम्स के केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड होने पर फॉर्म होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज और मास यानी कि वजन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। एक एटम का साइज सबसे मिनिमम लिमिट होता है जिसके बाद आप मैटर को और छोटे टुकड़ों में नहीं ब्रेक कर सकते। एक इंसान का शरीर 7 ऑक्टेलियन एटम्स के बॉन्ड से बनता है। उदाहरण के तौर पर जब आप एक किताब को टेलीस्कोप से जूम करते हो तो आपको कुछ ऐसे नेटवर्क्स कॉल्ड फाइबर दिखाई देंगे, जिसे और जूम करने पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और अंत में उन मॉलिक्यूल्स को जूम करने पर हमें फाइनली सबसे स्मॉलेस्ट चीज एटम नजर आता है। हम केमिकल रिएक्शन की मदद से मॉलिक्यूल्स को एटम लेवल पर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जनरेट होता है, वहीं उसे फिर से बॉन्ड करने पर वाटर। कुछ इसी टेक्निक पर थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन डिवाइस काम करता है, जहां वो डिवाइस एक लोकेशन पर सबसे पहले इंसान को केमिकल रिएक्शन के मदद से उसके एटॉमिक बॉन्ड्स को अलग करता है। और सिंस हर एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वहीं इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, डेस्टिनेशन पर मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस उन एटम्स को रिसीव करके फिर से ओरिजिनल स्टेट में एटम्स को बॉन्ड करता है, जो इन टर्न जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं एंड देन फाइनली लाखों अरबों मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के बाद एक इंसान में बदलता है। इसका सिंपल उदाहरण समझाने के लिए, जब आप कोई पिक्चर अपने दोस्त को फोन से सेंड करते हो तो आपका फोन उस पिक्चर को सबसे पहले 0s और 1 के फॉर्मेट में तोड़ता है, जो इंटरनेट केबल एक्सेप्ट कर सके। और जब आपके दोस्त का फोन वो डेटा रिसीव करता है, उसका फोन उन सीरीज ऑफ 0s और 1 को फिर से फोटो के फॉर्म में असेंबल करता है। कुछ ऐसे ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी इंसान को टेलीपोर्ट करता है। इसी एक्सपेरिमेंट पर एना कई समय से काम कर रही है, पर उसके पास इनफ फंडिंग ना होने के कारण वो अब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को टेलीपोर्ट कर पा रही है। पर सिंस इलेक्ट्रॉन्स काफी छोटा होता है, वो उसे ट्रेस नहीं कर पाती कि वो कहाँ जा रहा है। और भी बड़े वस्तु को टेलीपोर्ट करने के लिए उन्हें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो पेटाफॉइल रेंज में उनके रिसर्च डेटा को कंप्यूट कर सके। पेटाफॉइल दरअसल उन एक्सट्रीमली पावरफुल सिंगल मशीन को कहा जाता है जो 1000 ट्रिलियन या 1 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो खरीदना उनके पहुंच के बाहर है। इसलिए जुगाड़ के लिए वो उनके दोस्त लिज को कांटेक्ट करते हैं। लिज बताती है कि उनका काम हो सकता है, पर वो इलीगल होगा। वो मिलियंस ऑफ दूसरों के कंप्यूटर्स को कंप्यूटर वर्म से इन्फेक्ट करके उनके प्रोसेसिंग पावर्स का यूज उनके रिसर्च के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्म दरअसल वो मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक रियल वायरस की तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तेजी से फैलता है, और जिस काम के लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है वो उन सभी कंप्यूटर को उससे इन्फेक्ट करते हैं, जो उनके केस में है कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग पावर को हाईजैक करने का। और वो उनके लिए ये मुमकिन कर सकती अगर उसे भी उनके प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, जिसके लिए दोनों तुरंत तैयार हो जाते हैं सिंस उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता। और अब तीनों तुरंत अपने रिसर्च पर लग जाते हैं और कंप्यूटिंग पावर के लिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को अपने कस्टमाइज कंप्यूटर वर्म से हाईजैक करके अपने रिसर्च के लिए प्रोसेसिंग पावर का जुगाड़ करने में सफल हो जाते हैं। और इस तरह वो इलेक्ट्रॉन से अब पूरा एटम और फिर पूरा मॉलिक्यूल और अब धीरे धीरे पूरा मार्बल टेलीपोर्ट करने में सफल हो जाते हैं। पर यहाँ कैच ये है कि वो टेलीपोर्टेशन वर्म होल के मदद से अचीव करती है, ना कि मैटर
को पहले एटम्स लेवल पर ब्रेक करना और फिर डेस्टिनेशन लोकेशन पर एटम्स को जोड़कर फिर से मैटर में बदलना। वर्म होल दरअसल टाइम एंड स्पेस के बीच एक शॉर्टकट होता है जिसके मदद से आप डोरेमोन के मैजिक डोर की तरह कहीं भी और किसी भी समय में एंटर कर सकते हो। किसी भी समय में इसलिए क्योंकि वर्म होल में स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक होती है और थियोरेटिकली माना जाता है कि जो भी चीज लाइट की स्पीड से अधिक ट्रैवल करेगी वो टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस करेगा। पर इस मूवी में वर्म होल सिर्फ स्पेस के बीच दिखाया है। इसका मतलब कि जब भी कोई मैटर उनके वर्म होल से गुजरेगा वो लाइट से अधिक की स्पीड में स्पेसिफाइड लोकेशन पर लैंड तो करेगा पर सेम टाइम पर, और फाइनली एक कैटरपिलर पर टेस्ट परफॉर्म करने पर उनका मेहनत रंग लाता है क्योंकि सून वो कैटरपिलर के अलावा एक कैट को भी टेलीपोर्ट करने में सफल हो जाते हैं और उन सभी टेस्ट का सेलुलर लेवल पर जांच करने पर भी उनके डीएनए में कोई गड़बड़ नहीं मिलता, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया। जाहिर तौर पर अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि तीनों ने मिलकर इंसान के अस्तित्व में सबसे बड़ा आविष्कार किया है। तीनों अब तुरंत अपने प्रोजेक्ट की क्षमता को दिखाने के लिए सबसे पहले पेटेंट्स फाइल करते हैं और डेमो के लिए एक डेट भी सेट करते हैं। अब कुछ ही दिन बाकी होते हैं डेमो के लिए। दोनों एक साथ एक यादगार समय बिताते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि नेट काफी समय से मन ही मन एना को पसंद करता है और कहीं ना कहीं एना में भी सेम फीलिंग्स है, पर शर्मीली होने के कारण कन्फेस नहीं करती। पर अब मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि जिस कंप्यूटर वर्म वायरस की मदद से वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को हैक करके उनकी प्रोसेसिंग पावर को अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट तुरंत उनके वायरस इन्फेक्शन को फिक्स करने के लिए पैच रिलीज करता है, यानी कि कल तक उनके प्रोजेक्ट का लिंक सभी हैक कंप्यूटर से टूट जाएगा और वो डेमो दिखा ही नहीं पाएंगे। अब उनके पास एक ही चारा है, आज के आज खुद पर टेस्ट परफॉर्म करके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने का, ताकि अगर वो डेमो भी नहीं दिखा सके तो वो भी अपने डेटा की मदद से फंडिंग जमा कर सकते हैं। वो बिना इस टेस्ट के यूनिवर्सिटी को दो कारण से नहीं बता सकते, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को हैक करके उन्होंने बड़ा क्राइम किया है जिसका पता लगने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। वहीं बिना रिकॉर्डेड टेस्ट के यूनिवर्सिटी या कोई भी इन्वेस्टर्स उनकी इतने बड़े डिस्कवरी पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए तीनों मैचस्टिक की मदद से डिसाइड करते कि कौन जाएगा और रिजल्ट में एना निकलती है। जाहिर तौर पर एना को डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऊपर से अंतिम समय में नेट उसे मैटर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है और वो और ना डर जाए इसलिए पीछे हट जाता है, पर बटन प्रेस करने से पहले नेट उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। और अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लिज के बटन प्रेस करते ही एना सक्सेसफुली गायब हो जाती है। पर मूवी किसी कारण से अननोन डेज के बाद एना की आंखें उसके बेड पर खुलती है। वो तुरंत फ्रेश होकर अपने लैब के लिए निकल पड़ती है और हमेशा की तरह एनिमल प्रोटेक्टर्स के कुछ लोग जेम्स उसे तंग करने लगता है कि उसे भनक है कि यूनिवर्सिटी में एनिमल्स पर टेस्टिंग हो रही है, पर एना उसे इग्नोर करके चली जाती है। लैब पहुंचने पर उसके दोस्त प्रोजेक्ट को डिसमेंटल कर रहे होते हैं सिंस माइक्रोसॉफ्ट पैच के बाद उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा वर्म होल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का। एना उन्हें बताती कि उसे कुछ याद नहीं कि एक्सपेरिमेंट के बाद आखिर क्या हुआ। वहीं अननोन कारण से उसे कॉन्स्टेंटली सर दर्द हो रहा है। वो उनसे जानने की कोशिश करती कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि नहीं। दोनों हाँ में जवाब तो देते हैं, पर जैसे उनकी शक्ल पर कुछ और ही लिखा होता है। वहीं अजीब कारण से एना के हाथों पर चोट लगी होती है। अब एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। इसी दौरान एना की मॉम उसे कॉल करती है शिफ्टिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही होती कि वो उसके सारे मेमोरीज जैसे फोटोज को कैसे शिफ्ट करे। पर एना जिसके लिए अपने मेमोरीज दिल से भी करीब है, वो अजीब कारण से उन्हें फेंकने का सलाह देती है और शायद सर्दी के इरिटेशन में वो मॉम से थोड़ा चिढ़ भी जाती है। घर लौटने पर तो उसे एक और बड़ा शौक लगता है जब कोई चोर मंकी मास्क में उसके प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट चुरा कर भाग निकलता है। ऊपर से चोर जैसे उसे पकड़ने के लिए टीज कर रहा होता है। अंत में चोर उसे धक्का देकर भाग निकलता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और खास करके उसके बचपन की कुछ फोटोज भी गायब हो गए जो उसके बहुत करीब थे। इसलिए वो काफी निराश हो जाती है और उसे शांत करने के लिए उसकी मॉम उसके सबसे करीब मेमोरीज का एक कैसेट भेजने का वादा करती है। वहीं सबसे अजीब बात कि उसके नाम पर किसी ने उसके मॉम को एक वॉइस मेल छोड़ा था, जबकि उसने उन्हें सुबह से कॉल भी नहीं किया। वहीं उसे अब अजीब अजीब विजन्स भी आने लगते हैं। सबसे अजीब बात कि उनके फ्रेंड्स को इतनी बड़ी बात बताने पर भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो सीरियस सर दर्द के कारण हेलुसिनेट कर रही है। लिज भी उससे रूड पेश आने लगती है और दोनों उसे काम में हाथ बटाने नहीं देते और ना ही बताने को तैयार होते हैं कि आखिर वो स्टोर रूम लॉक क्यों है, क्योंकि वो पहले कभी लॉक नहीं हुआ करता था। दोनों बात को टालने के लिए उससे उल्टा सवाल करते कि क्या उसने अपने ब्लड सैंपल टेस्ट किया, इंश्योर
करने के लिए कि वर्म होल से गुजरने के बाद उस पर कुछ असर नहीं हुआ, पर वो बताती कि प्रॉब्लम वही तो है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। शॉकिंग बात तो तब हो जाती है जब ब्लड सैंपल लेने के बाद जब वो नेट को टेस्ट के लिए हैंड ओवर करती है तो सरप्राइजिंग कारण पर उसके जाने पर वो उन्हें डंप कर देता है। अब क्योंकि उसके दोस्त उसे कुछ बताने से रहे, इसलिए जांच के इरादे से वो खुद लेट नाइट अपने ही लैब में चोरी से घुसने का तय करती है और उसे किसी कोने में उसका वेइंग स्केल मिलता है जिसे किसी कारण से छेड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका पर्सनल वेइंग स्केल यहाँ क्या कर रहा है। ऊपर से वेइंग स्केल को देखने पर उसे फिर से कुछ धुंधला धुंधला विजन नजर आने लगता है। सबसे हैरानी वाली बात कि नेट के टाउन में ना होने के बावजूद उसे एना का इन्वेस्टिगेशन के बारे में लैब में घुसपैठ का किसी तरह से खबर लग जाती है, जिससे एना एकदम शॉक हो जाती है और नेट से सवाल करने पर वो जवाब देने को भी तैयार नहीं होता। नेट के अब उससे मिलने पर एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वर्म होल एक्सपेरिमेंट के बाद सच में उसके साथ कुछ अजीब घट रहा है, क्योंकि हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है और उसे प्यास और ना ही भूख लग रही है। पर नेट उसे शांत करने के लिए उनकी पुराने मेमोरीज याद दिलाता है, जिसे सुनकर एना को थोड़ा राहत महसूस होता है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एना को सिर्फ वो मेमोरीज याद होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के पहले घटी थी और उसके बाद या अभी का कुछ भी याद नहीं रहता। वो नेट को उसे किस करने को कहती है, पर सरप्राइजिंगली नेट नहीं करता। नेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, जो वो उसे नोट डाउन करने को भी कहता है ताकि वो फिर से अगले दिन भूल ना जाए। पर एना कन्विंस नहीं होती और अगले दिन से सब कुछ गजनी की तरह नोट डाउन करने लगती है ताकि वो सच का पता कर सके। पर इससे भी बड़ी समस्या अब उनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि साइबर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उनके वर्म अटैक को यूनिवर्सिटी तक ट्रेस कर लिया होता है और अब अगर वो होशियार नहीं रहे तो वो उन तक पहुंच सकते हैं और उन्हें जेल तक हो सकती है। इसलिए दोनों भी सबसे पहले एना को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो और भी पैरानॉइड होने लगती है। उसे अब लगने लगता है कि दोनों उसके प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी कुछ साइंस को देखने के बाद उसे एक्सपेरिमेंट के ठीक पहले नेट की मैटर के बारे में कही बात याद आती है। उसे चमकता है कि कहीं इंसान मैटर के अलावा और तो कुछ नहीं, जैसे सोल। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मैटर तो मूव कर गया, पर कुछ तो ऐसा उसके मेमोरी के साथ पीछे छूट गया जिसके कारण उसे याद नहीं। इसे समझने के लिए वो तुरंत लाइब्रेरी आती है कि आखिर इंसान का मेमोरीज काम कैसे करता है। इतना सब पढ़ने के बाद उसे अब सवाल आता है कि अगर इंसान के मेमोरी को किसी तरह वाइप आउट कर दिया जाए तो क्या उसका मेमोरी कम वजन करेगा। इंसान का मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिकल पल्स है जो सिमिलर है कंप्यूटर मेमोरी और बैटरीज में पावर स्टोर करने के बराबर। बैटरीज खाली हो या फुल, उनका वजन सेम ही होता है, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स को भी फोटोन मास होता है। इन फाइंडिंग से वो और भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर वो मैटर है जो वर्म होल से पास कर गई तो उसकी मेमोरीज भी बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि मेमोरी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स और इलेक्ट्रिक पल्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एटम्स और अरबों एटम्स के जुड़ने के बाद मैटर बनता है। इतना कम नहीं कि जब वो अपने मॉम को कॉल करती है तो उसे एक और शॉक मिलता है कि किसी बेरूपिये ने उसके नाम पर उन्हें ऑलरेडी एक बार कॉल कर चुका है। ऊपर से उस बेरूपिये ने उनसे बात करने के लिए कोई पासवर्ड भी सेट कर दिया है, इसलिए उसकी मॉम उसे ही बेरूपिया समझकर कॉल रख देती है। वहीं जेम्स को लगता है कि एना खुद किसी एनिमल एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है और वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने स्टॉप नहीं किया तो वो उसे एक्सपोज कर देगा, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में कैट को इस्तेमाल किया था। वहीं नेट उसे एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्डिंग दिखाने से टाल देता है। अब वो और झेल नहीं सकती, इसलिए उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए सीक्रेटली नेट के घर घुसपैठ करती है। पर उसका बेड देखने पर उसे फिर से कुछ और विजन्स नजर आते हैं, मानो नेट का लिस के साथ रिलेशन हो। पर अपने इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करते हुए वो उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है। वो खुद के व्यवहार से एकदम सरप्राइज हो जाती है कि उसने नेट को एक्सपेरिमेंट के बाद इतने बोलने से किस किया था। पर जब वो क्लिप को फिर से प्ले करती है तब मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है। उसे कुछ अलग ऑब्जर्व होता है, इसलिए इस बार जब वो उसे स्लो स्पीड में प्ले करती है तब फाइनली उसे कुछ अजीब नजर आता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट के कारण शायद उसका सोल पीछे छूट गया। इससे पहले कि वो आगे का क्लिप देख सके, एना नेट को यहाँ देखकर और हैरान हो जाती है कि आखिर फिर से उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है। वो तो थोड़ी देर पहले लैब में था। नेट भी बताने में असफल होता है और हाथापाई में एना गलती से नेट को इंजर कर देती है और अब दोनों भी हार मानकर उसे सब रिवील करने का तय करते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद उसके सक्सेसफुली पास होने के बाद वर्म होल ज्यादा देर तक ओपन
ओपन रह गया और वर्म के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनके कंप्यूटर मॉडल रीडिंग्स करप्ट हो गए। इसलिए उन्हें फिर से एक और बार एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, पर इस बार एना के पास होते ही उन्हें वर्म होल को तुरंत क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए एना खुद के वेइंग स्केल को ट्वीक करके एक पोजीशन पर रखने का तय करती है जहां एना लैंड करेगी, और जैसे ही वेइंग स्केल एना को उसके वजन की मदद से डिटेक्ट करेगा, वेइंग स्केल तुरंत जनरेटर को ऑफ करने का सिग्नल भेजेगा, जिससे वर्म होल तुरंत बंद हो जाएगा और उन्हें रीडिंग्स भी मिल जाएगी। पर तीनों अपने इक्वेशन में एक कंडीशन को इंक्लूड करना भूल गए कि वर्म होल में हर चीज लाइट से तेज ट्रैवल करती है। इसलिए जैसे ही उन्होंने दूसरी बार अपने एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया, वेइंग स्केल एना को डिटेक्ट करते ही वर्म होल को तुरंत बंद कर दिया, जिससे उसका मैटर तो ट्रैवल कर गया पर उसका लाइट जो वर्म होल की स्पीड से स्लो है वो पीछे ही छूट गया, जिसे इंसान के डेफिनेशन में सोल कहते हैं। और अब उसी लॉक स्टोर रूम से दूसरी क्लोन एना के निकलते ही मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है। दरअसल एक्सपेरिमेंट के ठीक बाद जिस एना को हमने देखा वो एना लाइट थी, वहीं जो अब तक उसके नजरों से छिपी थी वो एना मैटर है। इसलिए एना लाइट एक सोल होने के कारण वो ना खा पी सकती है और ना ही कुछ याद कर सकती है, क्योंकि साइंस के अनुसार वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका खुद का मास यानी कि वजन, और ना ही वो मैटर है जो एटम से बनी है। उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करने पर भी एना लाइट को कुछ डिटेक्ट ही नहीं होता। मंकी फेस में उसका रिसर्च डॉक्यूमेंट, फिर उसका क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट गायब। वहीं उसके मॉम को कॉल करने वाली वो बहरूपिया एना मैटर ही थी, क्योंकि तीनों नहीं चाहते थे कि उसे कोई धक्का लगे कि वो रियल नहीं है, इसलिए वो उसका ब्लड सैंपल डंप कर देते थे हर बार। मंकी मास में एना मैटर उसे टीस इसलिए भी कर रही थी क्योंकि वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के फैसिनेट हो रही थी। एना लाइट को वो विजन्स नजर आना, दरअसल सिंस वो एना मैटर का ही एक पार्ट है, उसका ब्रेन एना मैटर से शायद कनेक्टेड था। इसलिए एक्सपेरिमेंट के पहले के जो भी मेमोरीज वो याद कर पा रही थी वो सब एना मैटर के मेमोरी से फ्लो हो रहा था। वहीं वो खुद के न्यू एक्सपीरियंस याद नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक्चुअल टर्म में उसे ब्रेन ही नहीं है स्टोर करने के लिए। नेट का भी एना लाइट के लोकेशन के बारे में इतने प्रिसाइसली पता करना संभव हुआ क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी एना लाइट देखती थी या करती थी वो सब एना मैटर महसूस कर सकती थी। वो ऐसा था जैसे एना लाइट एना मैटर की आंखों के थ्रू देख रही है, जिसका समझने पर तुरंत एना मैटर नेट को खबर किया करती थी उसे रोकने के लिए। उस विजन में भी नेट के साथ एना मैटर थी, ना कि लिज। इसलिए जब हम रोल बैक करते हैं तो अब हमें समझ आता है कि आखिर नेट ने एना के रिक्वेस्ट पर किस क्यों नहीं किया, क्योंकि लिज की तरह उसने भी डिसाइड कर लिया था कि एना मैटर ही असली एना है। एना लाइट को और धक्का तब लगता है जब वो उसे बताते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट को ट्वीक कर दिया है उसे रिटर्न वर्म होल भेजने के लिए, जिसका दूसरा मतलब है उसे गायब करना या एक तरह से उसे डिस्ट्रॉय करना। जाहिर तौर पर ये सुनते ही वो गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे ना मारे क्योंकि वो उनकी तरह रियल है, वो सब महसूस और समझ सकती है। और एना मैटर उसे याद दिलाते है कि वो खुद जिंदा ही नहीं है मरने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। एना लाइट उनसे विनती करती कि वो किसी कोने में पड़ी रहेगी पर प्लीज उसे ना मारे। पर तीनों उसे याद दिलाते कि उन्होंने ये भी करने की कोशिश की थी, पर उसका रोज रोज भूल जाने के कारण वो पैरानॉइड होने लगी। उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, इसलिए अंत में हार मानकर उन्होंने उसे छोड़ना सही उपाय सोचा। उसके मॉम के कॉल आने पर और उनके भेजे कैसेट से उनके साथ बिताए वो मेमोरीज याद करके वो और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका आखिरी कॉल होगा। और यहीं से मूवी की शुरुआत भी हुई थी। पर एना मैटर तुरंत फोन लेकर कॉल को हैंग अप कर देती है। अंत में हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाते हुए एना लाइट जाने का तय करती है और तीनों को भी अपना गुड बाय बिड करती है। नेट उसे गुड बाय किस करने पड़ता है पर एना लाइट एक्सेप्ट नहीं करती और देखते ही देखते तीनों उसे गायब कर देते हैं। अब उनका प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व। एना मैटर तुरंत रिसर्च आगे कंटिन्यू करने का सुझाव देती है, जिस पर नेट थोड़ा चौंक जाता है कि उन्होंने देखा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। पर एना मैटर जगल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से समझाती है कि ऐसे कठिनाइयां तो जिंदगी में आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तीनों सबसे पहले इन्वेस्टर से मीटिंग लाइन अप करते हैं, पर इससे पहले उन्हें इन्वेस्टिगेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। लिज बताती कि वो किसी और पर एक और हैक करके इल्जाम मढ़ सकती है, पर इसके लिए उसे मोटिव के साथ कोई बकरा चाहिए होगा। और तब एना बिना सोचे समझे तुरंत जेम्स का नाम लेती है, जिसने पिछली बार उसे धमकी दी थी। उसे फंसाना आसान होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को लगेगा कि उसे यूनिवर्सिटी बंद करानी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ये फुल प्रूफ प्लान होता है, इसलिए तीनों भी तैयार हो जाते हैं। और फिर एना मैटर जोर की भूख की रिक्वेस्ट पर सभी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। अंत में मूवी वही टेप रिकॉर्डर प्ले होते हुए जिसमें एना की मॉम के साथ की मेमोरीज रिकॉर्डेड होती है। फिर सीन उनके टेबल, एम्प्टी रूम, मॉनिटर, एना के ब्लड सैंपल और अंत में उसी कैटरपिलर की तरफ जो अब कोकून में बदल गया है उनके तरफ जूम होते हुए खत्म हो जाती है। अगर आपको लग रहा होगा कि मूवी यहीं एंड हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंडिंग का सीन ही सबसे डिबेटेबल सीन है जहां रियलिटी में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स छिपा है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा और साइंस का फंडा समझना पड़ेगा। पहला कि साइंस के अनुसार एनर्जी को ना तो क्रिएट और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उससे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसा इलेक्ट्रिक लैंप के केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। इसीलिए एना लाइट जो एक एनर्जी लाइट थी वो कभी डिस्ट्रॉय हुई ही नहीं, वो इनफैक्ट एना लाइट से एंटी मैटर ऑल्सो कॉल्ड डार्क मैटर में बदल गई। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो तीनों कभी भी डिस्ट्रॉय का शब्द का प्रयोग नहीं करते जब वो एना लाइट को गायब करने के बारे में बात कर रहे थे। यही एकमात्र कारण है कि मूवी का नाम एंटी मैटर है। पहले एना लाइट एंटी मैटर नहीं थी, उसका ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एंटी मैटर में बदली, जिसका सबसे बड़ा क्लू है वो कोकून, जो कि उदाहरण है कि कैसे एक कैटरपिलर कोकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक वैसा ही एनालाइट इनटू एंटी मैटर। इसीलिए एंडिंग में वो सारे सीन्स अजीब तरह से दिखाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एम्प्टी रूम की तरफ पॉइंट करना दरअसल ये इशारा था कि इस रूम में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और अननोन एंटिटी है जिसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। उस ब्लड सैंपल का एक इंसान की तरह दिखाई देना एक उदाहरण है कि अब एंटी मैटर एना रिफ्लेक्शन है एना मैटर का, जिसका एक और क्लू हमें तब मिलता है जब उस समय एना मैटर एना लाइट को कहती है कि वो सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो कैरेक्टर का नाम भी एना रखा गया, क्योंकि उनके नाम में भी रिफ्लेक्शन है जो उल्टा रीड करने पर भी सेम साउंड करता है। वहीं रनिंग मॉनिटर की तरफ ठीक उसी समय जूम करना जब टेप रिकॉर्डर पर एना के मॉम का वही स्टेटमेंट चल रहा होता है, और जिसके ठीक बाद कोकून की तरफ जूम करते हुए बैकग्राउंड में हमें कीबोर्ड क्लिक्स की आवाज सुनाई पड़ सकती है। वो दरअसल इसी तरफ इंडिकेशन था कि न्यू एंटी मैटर एना इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके जैसा किसी और का ये हालत हो। अब क्या सच में मूवी किसी साइफाई स्टोरी पर बनाई गई थी? जी नहीं, मूवी का मुद्दा दरअसल इस सवाल पर है कि आखिर इंसान को इंसान क्या बनाता है। क्या सोल यानी कि अंतरात्मा जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, और अगर हाँ तो क्या सोल इंसान को इंसान बनाता है? वही अंतरात्मा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? हम कैसे ये पता करते हैं कि किसी एक इंसान में सोल है और दूसरे में नहीं? एक तरफ एना लाइट सोल जिसमें इमोशन के भाव थे और वो दर्द को महसूस कर सकती थी, पर विज्ञान उसके अस्तित्व को नहीं मानता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एटम से बनी नहीं है, उसमें मास वो मैटर ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एना मैटर जो खुद भी सब कुछ महसूस सोच खा पी सकती है, पर उसमें इमोशन के कोई भी भाव नहीं है। वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकती क्योंकि उसका अस्तित्व बस एक केमिकल रिएक्शन है जो लाखों एटम से बना है। फिर भी विज्ञान और दोनों भी एना मैटर को रियल मानते हैं, क्योंकि विज्ञान के टर्म में उसमें मास इन शॉर्ट वो मैटर से बनी है। पर अंत में सवाल आता है कि क्या उन दोनों का सोच सही था? क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो पहले की एना स्वभाव में एकदम नम्र, वो अपने हर डिसीजन तुरंत नहीं करती थी, फिर चाहे उसे नेट के प्रपोजल का जवाब ही क्यों ना देना हो। उसे अपने मॉम और अपने मेमोरी से बहुत लगाव था, जो आप अगर गौर करोगे तो एनालाइट में भी थी। इसीलिए चोरी के बाद जब उसके बचपन के फोटोज गायब हो जाते हैं तब वो काफी परेशान हो गई थी। उसने नेट को भी किस नहीं करने दिया, क्योंकि ऐसी ही शर्मीली थी रियल एना। इसलिए नेट भी सरप्राइज हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूजन में चला गया था, कहीं यही तो रियल एना नहीं। वहीं दूसरी तरफ एना मैटर, उसमें इमोशंस की या ओरिजिनल एना के भाव थे ही नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद वो एक्साइटमेंट में नेट को किस कर बैठती है, जो एकदम अनरियल है रियल एना के लिए। एना मैटर का एना लाइट को उस चेस में धकल देना, उसके मॉम के पूछने पर उसके बचपन के पिक्चर्स का क्या करना है तो वो ब्लंटली फेंकने को कहती है। एक्चुअली में वो एना मैटर थी
जिसका क्लू ये था कि उसे सर्दी हो गई थी, जो सिर्फ एक एना मैटर को ही हो सकता है, ना कि एना लाइट को। एना मैटर का एना लाइट का मॉम के साथ बात करते वक्त रूडली फोन को रख देना, बिना फिर से सोचे उन्हें एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि कोई और भी एना लाइट की तरह शिकार बन सकती है। वहीं हैकिंग का इल्जाम पूरी तरह से जेम्स पर मढ़ देना और आखिरी में उसके मॉम का उन मेमोरीज का टेप रिकॉर्डर किसी कॉर्नर में प्ले होते छोड़ देना, ऐसा रियल एना कभी नहीं कर सकती। इसलिए अंत में दोनों भी थोड़ा हैरान नजर आए थे कि कहीं सच में उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एंड में एना मैटर का भूख लगना रियलिटी में उसका एक डिस्ट्रैक्शन झूठ था। इसलिए ठीक उसी समय उस टेप रिकॉर्डर पर एना की मॉम का वो स्टेटमेंट ऑडियंस को सुनाई देता है, क्योंकि उसके दोस्तों को उसके बिंदास बर्ताव से शक आने लगा था कि क्या वो सच में रियल एना है। खाना का बहाना करके वो ये प्रूव करना चाहती थी कि वो रियल एना है, क्योंकि उसे एक इंसान की तरह भूख लगती है, वरना अगर सच में उसे भूख लगी होती तो वो ड्रिंक्स को बिना हाथ लगाए वहीं नहीं छोड़ती। दूसरा क्लू कि उस जगलिंग ट्रिक से वो खुद उन्हें इनडायरेक्टली बताती है कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि एना मैटर इवल थी, वो सिर्फ बिना सोल के प्रैक्टिकली देन इमोशनली सोच रही थी। रियलिटी ये है कि दोनों भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।